चलो भाई बच्चा पार्टी। नया चैप्टर है आज का हमारा, और चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है जी हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रीजन क्या है? 2 से 3 क्वेश्चन यहां से बनते हैं, और इसके अलावा फिजिक्स के अंदर आपका एक टॉपिक आता है मॉडर्न फिजिक्स के नाम से, वहां पर भी इसकी इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है, सेम लगभग जो कहानी यहाँ पर हो रही है वही लगभग सेम कहानी फिजिक्स के, मॉडर्न फिजिक्स के अंदर भी हमको वहां पर देखने पड़ेगी। तो चैप्टर इस लिहाज से भी क्या हो जाता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के दोनों के क्वेश्चन मिला के बोलूं तो यहाँ पर जो है 4-5 के करीब क्वेश्चन दोनों सब्जेक्ट से यहाँ से बड़ी आराम से बन जाते हैं। तो इसका आपको क्या रखना भैया, ध्यान रखना। ठीक है, चलिएगा। तो सबसे पहले आज हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम का पहला लेक्चर। देखो बेटा, एटम की बात करने से पहले हमें थोड़ा सा मैटर के बारे में जानना पड़ेगा। ठीक है, देखो हमारे आसपास जो भी कुछ होता है, एवरीथिंग अराउंड अस, हर चीज जो हमारे आसपास चारों तरफ हमको देखने मिलती है, उसको बेटा हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मैटर। ठीक है, तो बेसिकली मैटर क्या है कि मैटर वो है जो कि स्पेस को ऑक्यूपाइड करता है, उसका कुछ वजन है, हमारे आसपास चारों तरफ दिखाई पड़ रहा हूं। जैसे मैं हूं, मैं भी एक मैटर हूं, मेरे आसपास जितने भी चीजें हैं, ये कैमरा लगा हुआ है, ट्राइपॉड स्टैंड है, लैपटॉप है, डिजिटल बोर्ड है, ये आपका पोडियम रखा हुआ है, चेयर्स है, टेबल्स है, फायर एक्सटिंग्विशर है, एसी रखी हुई, सब का सब ये सब क्या है बेटा हमारे आसपास? एवरीथिंग अराउंड अस इज मैटर इंक्लूडिंग अस। हम भी क्या है? हम भी मैटर होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली मैटर की मैं अगर डेफिनेशन की बात करता हूं, आप पढ़ चुके होंगे, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में भी ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। तो मैटर वो है कि जो क्या करता हो, ऑक्यूपाई करता हो स्पेस को, जिसका कुछ ना कुछ क्या होता हो भाई, वजन होता हो। समझ में आ रही बात? उसको हम क्या बोलेंगे? मैटर बोलेंगे। ठीक है, तो पहले साइंटिस्ट क्या मानते थे? पहले साइंटिस्ट ये मानते थे कि मैटर जो है बेटा वो बड़े छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना है, और वो पार्टिकल इनडिविजिबल होते हैं। मतलब जो स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा जो पार्टिकल है, उस पार्टिकल को हमने क्या नाम दिया? एटम का नाम दिया। तो माना जाता था कि एटम किससे मिलकर के बना है? सबसे छोटे पार्टिकल जो कि आपका क्या है, जो कि आपका एटम है, उससे मिलकर के बनता है। और एटम को इसीलिए स्मॉलेस्ट या फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ मैटर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए देखो एटम वर्ड कहां से आया? ग्रीक वर्ड एटोमियो से। कहां से आया भैया? ये ग्रीक वर्ड एटोमियो, जिसमें ए का मतलब क्या है? ए का मतलब है नॉट, और टोमियो वर्ड आता है डिविजिबल के लिए, यानी कि ये वो है जिसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, इससे ज्यादा आप इसको डिवाइड नहीं कर सकते। अभी अपनी डिवीजन की पराकाष्ठा को पहुंच चुका है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? स्मॉलेस्ट पार्टिकल के नाम से जानते हैं। ये पुरानी आपकी क्या थी भैया? थियरी थी, पुरानी चीजें हम यहाँ पर है। तो लिखा भी है हमारा कि एटम क्या है? एटोमियो, ग्रीक वर्ड से मिलकर के बना है। ए का मतलब नॉट है, टोम डिविजिबल होगा, तो एटम अनकटेबल या नॉन डिविजिबल होगा। अनकटेबल ये आपके एनसीईआरटी के अंदर है, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसीलिए एटम को क्योंकि फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, फंडामेंटल पार्टिकल है, दैट्स व्हाई इसको हम क्या बोलते हैं? अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मैटर। क्या बोलते हैं भैया इसको? इसको हम बोलते हैं अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मैटर विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। ये मैटर का वो अल्टीमेट पार्टिकल है, वो लास्ट पार्टिकल है जिसका कोई फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। जैसे शाहरुख खान बोलते हैं ना कि भैया आई एम द लास्ट ऑफ द स्टार। ठीक है, ऐसे ही है। तो वो कहते थे कि भैया एटम क्या है? किसी भी मैटर की सबसे छोटी यूनिट है, इसको आप फर्दर अब इससे छोटे यूनिट पर आप जा ही नहीं सकते। ठीक है, लेकिन ये थ्योरी क्या हो गई भाई? ये थ्योरी एटम को लेकर के गलत साबित हो गई, वो भी हम पढ़ेंगे। अब ये एटम के बारे में कहानी देने वाले साइंटिस्ट सबसे पहले हमारे आए जॉन डाल्टन के नाम से। तो 1808 में इन्होंने एटम के बारे में काफी थ्योरी दी, जिसका नाम क्या था? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। ये भी ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। ये एक तरीके से आपका क्विक रिवीजन है, जो यहाँ का इंट्रोडक्शन पार्ट है। बेसिकली यहाँ पर कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट से कहानी पढ़ेंगे, तो वो आपको मैंने अब तक नहीं पढ़ाया। ये मैंने पहले के कहीं चैप्टर में आपको पढ़ा दिया था। जैसे मैंने आपको पढ़ाया था पीरियोडिक टेबल वाली, जब मैंने इनऑर्गेनिक की शुरुआत करी थी, तो सारी की सारी कहानी वहां पर भी बताई थी। और एक हमारा वो आया था, क्या बोलते हैं, मोल कॉन्सेप्ट वाला जो चैप्टर था हमारा, सारी की सारी कहानी बेटा हमने वहां पर भी बताई हुई है। ठीक है, चलो। तो जॉन डाल्टन थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था कि एटम क्या है? अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मेटल है, इंडेस्ट्रक्टिबल होता है, ना आप इसको बना सकते हैं, ना ही आप इसे क्या कर सकते हैं? नष्ट कर सकते हैं। अब ध्यान सुनिएगा, इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि हर एक एलिमेंट, जो भी आपका एलिमेंट होता है, वो बड़े छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बनता है। उन्हीं पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। एक एटम के एलिमेंट क्या होंगे? एक टाइप के होंगे, और उनका मास भी क्या होगा? एक जैसा ही होगा। भाई एग्जांपल मान लिया, मैंने क्या कहा? मैंने कहा सर ये मेरे पास में गोल्ड का एलिमेंट है, तो इसमें क्या होंगे? इसमें गोल्ड के पार्टिकल होंगे कि नहीं होंगे? अरे होंगे। तो इस वाले गोल्ड का जितना पार्ट मास है वो इसका उतना होगा।
इसका भी क्या होगा, इतना होगा। तो उन्होंने कहा कि एक ही एलिमेंट के जो एटम होंगे वो भी क्या होंगे, एक जैसे, और इनकी प्रॉपर्टीज जैसे क्या, उनका साइज हो गया, उनका मास भी हो गया, वो भी क्या हो गया, वो भी अलग अलग हो गया। अब मान लो मैं गोल्ड को कंपेयर करने लगू जी सिल्वर से, तो सिल्वर में किसके एटम मिलेंगे, सिल्वर के मिलेंगे। सिल्वर का मास अलग है, गोल्ड का मास अलग है, तो ये क्या है आपका अलग अलग एटम के जो पार्टिकल है, यानी पार्टिकल मतलब एटम, अलग अलग एलिमेंट के जो एटम है वो भी क्या होंगे हमारे, वो भी हमारे अलग अलग टाइप के होंगे। तो ये भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। और एक इन्होंने बताया था कि एक केमिकल रिएक्शन में एटम ही पार्टिसिपेट करते हैं अपने सिंपल रेशियो के अंदर। तो ये जॉन डाल्टन ने अपनी थ्योरी के बारे में यहाँ पर बात करी थी, ठीक है। किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कौन करता है भाई, एटम ही पार्टिसिपेट करते हैं। ये आपको क्या चीजें रखनी है भाई, ध्यान रखनी है, ठीक है। अब सवाल ये आया सर इसमें इंपॉर्टेंस क्या है। देखो इंपॉर्टेंस ये है कि आपके 3 लॉज को ये एक्सप्लेन करता है। सबसे पहला क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, तीसरा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ऑलरेडी डिस्कस किए जा चुके हैं। तो ये तीनों के तीनों लॉ आपके क्या हैं भैया, तीनों के तीनों आपके लॉ यहाँ पर डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को एक्सप्लेन, मतलब डाल्टन एटॉमिक थ्योरी इन तीनों लॉज को क्या करती है, एक्सप्लेन करती है। अब बचे 2 लॉ, कौन कौन से, एक गै-लुसेक लॉ और एक आपका एवोगैड्रो लॉ, ठीक है। लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम इन दोनों को मिलाकर के कहा जाता है। तो इन दोनों को ये हमारा क्या नहीं करता है भाई, एक्सप्लेन नहीं करता। तो क्या नहीं करता, सबसे पहला आपको ध्यान रखना है एनसीईआरटी की जो आपका सब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री वाला चैप्टर है बेटा, ये लाइन वहां से है, वहां पर एनसीईआरटी के अंदर है। अभी तक यहां से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। इस बार मैं आपको बता दूं कि नीट के अंदर से आपको शायद जानकर आश्चर्य होगा, ये अभी तक नहीं मालूम है बेटा, नीट के अंदर से जो आपके वो था ना कि सेक्शन बी आपको दिया जा रहा था कोविड के बाद से, जिसमें 15 क्वेश्चन मिलते थे, 15 में से आपको 10 करना होता था। तो वो ऑप्शन बेटा अब रिवोक कर लिया गया है, उसको हटा दिया गया है। सेक्शन बी पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है। और तो और जो आपको 50 क्वेश्चन मिल रहे थे, अब पुरानी तरह यानी कि पहले की तरह जैसे 45 क्वेश्चन मिलते थे उसी तरह से मिलेंगे। आपके 3 सेक्शन रहेंगे, एक फिजिक्स होगा, एक केमिस्ट्री होगा, एक बायो होगा। फिजिक्स में 45 क्वेश्चन, बायो केमिस्ट्री में 45 क्वेश्चन, बायो में क्या रहेंगे 90 क्वेश्चन रहेंगे। वही पहले 3 घंटे का पेपर था, मतलब 3 घंटे 20 मिनट हो गया था कोविड के बाद से 200 क्वेश्चन की वजह से। तो अब 180 क्वेश्चन के लिए 1 मिनट का टाइम है, तो लगभग कितना मिलेगा हमें, 3 घंटे का यहाँ पर टाइम मिलेगा। तो टाइम हमारा क्या हो चुका है, पुरानी तरह से हो चुके हैं। अब अगर ऐसा हुआ है ये कोविड वाले यानी बैक टू कोविड, कोविड से पहले का एरिया अगर जा रहे हैं तो भैया वहां पर लेवल भी इसका हायर अप होने के चांसेस हैं। अब तक यहाँ से मतलब काफी टाइम से यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है इंपोर्टेंस और लिमिटेशन से। तो याद रखिएगा लिमिटेशंस में आप मार खा सकते हैं, इंपोर्टेंस में तो खैर आप फिर भी बता दोगे, लेकिन लिमिटेशंस में गड़बड़ हो सकती है, तो ध्यान रखिएगा। तो एटम क्या है भैया, एटम ये है कि एटम क्या नहीं एक्सप्लेन कर पाया था वो, सॉरी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम के अंदर 2 लॉ होता है, एक आता है आपका गै-लुसेक लॉ, ठीक है, और एक आता है आपका एवोगैड्रो लॉ। तो ये दोनों ही लॉ एक्सप्लेन नहीं किए गए थे, किससे एक्सप्लेन नहीं हुए थे, डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी से। दूसरा क्या था कि एटम कंबाइन कर रही है, तो उसने बता दिया कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर कौन पार्टिसिपेट करता है, एटम। लेकिन क्यों कर रहा, एटम कंबाइन कैसे हो रहे हैं ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन, इसके बारे में नहीं बता पाएगा, क्यों हो रहे हैं, सॉरी, कि उसका रीजन वो वहां पर नहीं बता पाया। बेसिकली इसका रीजन स्टेबिलिटी होता है, लेकिन ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर सकती। उसके अलावा पहले ही लाइन इसने क्या कहा था कि एटम जो है वो इनडिविजिबल है, गलत। एटम को फर्दर डिवाइड किया जा सकता था, सब एटॉमिक पार्टिकल जिन्हें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बोला, इन्हीं के बारे में हम यहाँ पर क्या करेंगे, बात करेंगे। उसके बाद इसने क्या बोला, उसके बाद इसने बोला कि बॉस जैसे कि आपका ये गोल्ड का एटम है, किसका एटम है भैया, गोल्ड का एलिमेंट है। तो गोल्ड के एलिमेंट में किसके मिलेंगे, गोल्ड के पार्टिकल मिलेंगे। ध्यान से सुनना मेरी बात। तो इसने क्या बोला, इसने बोला कि एक एलिमेंट के जितने भी एटम होंगे वे सभी के सभी क्या होंगे, सेम टाइप के होंगे। लेकिन इसका एक्सेप्शन निकल के आ गए आइसोटोप। आइसोटोप वे होते हैं जिनका क्या होते हैं भैया, जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, लेकिन एटॉमिक मास क्या होता है भैया, एटॉमिक मास उनका डिफरेंट होगा। एटॉमिक नंबर, ध्यान सुनिएगा, आइसोटोप वो एलिमेंट होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक मास क्या है, डिफरेंट है। जैसे मैं बात करूं हाइड्रोजन के, तो 3 है, एक है हमारा प्रोटियम, एक है हमारा ड्यूटेरियम और एक है हमारा ट्राइटियम। तो 1s2, 1s1, 1s2 और 1s3, ठीक है तो बेसिकली तीनों हाइड्रोजन है। लेकिन ये तीनों के तीनों, इनके ये तीनों ही हाइड्रोजन के एटम है, इन तीनों का मास क्या है, अलग अलग है, तीनों की प्रॉपर्टीज भी क्या है, अलग अलग होती है। तो आइसोटोप्स इसका क्या है, लिमिटेशन है। दूसरा इसने क्या बोला कि आपके जो 2 अलग अलग एटम है, जैसे गोल्ड हुआ और ये क्या हो गया आपका, ये सिल्वर हो गया, तो ये जो 2 अलग अलग एलिमेंट के जो 2 एटम है ना, उनकी प्रॉपर्टी क्या होगी, अलग अलग होगी। लेकिन एक्सेप्शन निकल के आता है आइसोबार। जैसे मैं बता दूं आर्गन, भाई आर्गन है तो आर्गन में किसके एटम मिलेंगे आपको, आर्गन के मिलेंगे। उसके अलावा कैल्शियम आ गया, कैल्शियम में किसके एटम मिलेंगे, कैल्शियम के। कोई दिक्कत वाली बात है, तो दोनों की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, अलग। लेकिन इसका भी मास कितना है 40, इसका भी मास कितना है 40। अलग अलग एलिमेंट होने के बावजूद इनकी प्रॉपर्टीज क्या आ रही है भाई, सिमिलर निकल के आ रही। तो ये भी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का क्या निकल के आते हैं, एक्सेप्शन निकल के आएंगे, याद रखिएगा, ठीक है।
ये सारी चीजें आप याद रख लोगे, लेकिन ये जो एक्सप्लेन द लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम है और ये आपके कुड नॉट प्रोवाइड द रीजन ऑफ कंबाइंड एटम, ये दोनों के दोनों सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री वाले चैप्टर के अंदर अवेलेबल है। तो दोनों के दोनों लिमिटेशंस आपको क्या रखने हैं जी, याद रखने हैं। चलिए तो अब हम उस कहानी की तरफ पढ़ते हैं, यहां तक तो आप ऑलरेडी जानते थे, ठीक है। अब हम चलते हैं अपनी मेन कहानी की तरफ। तो मेन कहानी हमारी क्या बोलती है, मेन कहानी हमारी ये बोलती है कि भैया हमें एक बात तो बताओ कि एटम जो आप बोल रहे थे कि एटम डिविजिबल नहीं था, कि ये कैसे हुआ, क्या हुआ, एटम का एक्सेप्शन वाला पॉइंट में क्यों डाला गया कि एटम फर्दर डिवाइडेड थे। तो बेटा इस थ्योरी को तमाचा मारने वाली थी थ्योरी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जैसे ही होती है तो बेटा जो आपका ये जो हाइपोथेसिस बना हुआ आ रहा था जॉन डाल्टन का, ये भी क्या हो गया, इसका भी खंडन हो गया। समझ में आ रही बात। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का जो क्रेडिट जाता है वो किसे जाता है, वो जाता है हमारे बेसिकली दो साइंटिस्ट को जाएगा। एक होता है हमारे विलियम क्रूक, क्या नाम है भैया उनका, एक होते हैं हमारे विलियम क्रूक और एक होते हैं हमारे सर जे थॉमसन। क्या नाम है भैया इनका, सर जे थॉमसन है, याद रखिएगा। तो दो साइंटिस्ट को हम इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का क्रेडिट देते हैं, जिसमें थॉमसन डायरेक्टली इन्होंने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया गया था। विलियम क्रूक ने क्या किया था, विलियम क्रूक ने जो था इलेक्ट्रॉन के लिए फ्रेमवर्क तैयार करके दिया था, ठीक है। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट हम यहाँ पर पढ़ेंगे उसके बारे में बात करेंगे, उसका नाम है कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। ध्यान दीजिएगा, अभी मैं केवल और केवल आपको कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, मैंने अभी इलेक्ट्रॉन का नाम नहीं लिया। यहां तक मैंने आपको समझाया है कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में सबसे पहली जो सीढ़ी थी वो क्या थी बेटा, वो थी कैथोड रे ट्यूब का एक्सपेरिमेंट था। और कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट भी पॉसिबल हो पाया था फैराडे के काम के बाद में। किसके काम के बाद में भैया, फैराडे के काम के बाद में। तो फैराडे ने ऐसा क्या कर दिया था सर फैराडे ने क्या किया था, फैराडे वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिसने इलेक्ट्रिसिटी और मैटर के बीच में कनेक्शन को एक्सप्लोर किया। ये हमारे फैराडे भाई साहब हैं। सबसे पहला पॉइंट है, एग्जाम में पूछेगा, बिल्कुल नहीं पूछने का, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। ये केवल इंफॉर्मेशन के लिए। दूसरा, इसने क्या किया था, क्या कैसे कनेक्शन निकाला था इलेक्ट्रिसिटी और मैटर के बीच में, देखिएगा। इसने क्या किया था, इसने कहा था कि जब इलेक्ट्रिसिटी को हम पास करते हैं किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर, ध्यान सुनिएगा, ये मेरे पास में क्या है, ये मेरे पास में कोई आयनिक सॉल्यूशन भरा हुआ है। तो इसमें इसने बोला कि दो मेटल की रॉड यहां पर क्या करेंगे, हम इसमें डिप करेंगे और यहां पर ध्यान सुनिएगा, और अगर मैं इसमें करंट पास कर दूं, मतलब क्या कर देता हूं, बैटरी कनेक्ट कर देता हूं, करंट पास यहां पर किया जा रहा है, तो ये जो इलेक्ट्रोड है हमारी, इन पर किसी इलेक्ट्रोड पर चीजों की फॉर्मेशन होगी और किसी इलेक्ट्रोड पर चीजों का क्या बोल सकते हैं, एक तरीके से मतलब डिकम्पोजिशन होगा। बोल सकते हैं कि यहां से किसी पे से कुछ निकलेगा और किसी पे कुछ आकर के जुड़ेगा। तो ये चीज बता रहा था। तो बेसिकली इसे बोल रहा था कि लिबरेशन एंड डिपोजिशन। समझ में आ रही बात। तो इन्होंने क्या बोला कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में होता है तो क्या होती है भाई, केमिकल रिएक्शन वहां पर देखने मिलेगी। वो केमिकल रिएक्शन कहां हो रही है सर, इन इलेक्ट्रोड पर होती हुई दिखाई पड़ती है, जिससे उन इलेक्ट्रोड पर मैटर का, ध्यान सुनिएगा, या तो क्या होगा डिपोजिशन, या तो मैटर आकर क्या करने लगेगा डिपोजिशन, या फिर मैटर क्या हो जाएगा यहां से लिबरेट कर जाएगा, या तो क्या होगा लिबरेशन होगा, या क्या होगा भाई यहां पर डिपोजिशन होगा। तो ये बात किसने बताई थी, ये बात बताई थी फैराडे ने। और विलियम क्रूक ने इसी बात को उठा करके क्या बना दी थी, कैथोड रे ट्यूब बना दी थी। समझ में आ रही बात। और कैथोड रे ट्यूब की कुछ कंक्लूजन को पकड़ के जे थॉमसन ने किसको डिस्कवर कर दिया था, इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर कर दिया था। बोलो भाई समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात आपके। तो बेसिकली इन्होंने क्या किया था, इन्होंने स्टडी करी थी, और इसके अलावा ये तो करने के बाद में उन्होंने स्टडी करी थी इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज किसके अंदर, पार्शियली इवैक्यूएटेड ट्यूब के अंदर, जिसको उन्होंने क्या नाम दिया था, कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब का नाम दिया था। तो ये काम था भैया आपके फैराडे का। सर क्या ये एग्जाम में पूछा जाएगा, भाई बिल्कुल नहीं आने वाला, टेंशन मत लो, ठीक है, क्लियर है। चलिएगा उसके बाद में यानी कि हम जो बात करते हैं सीआरटी बोले तो कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट को करने का जो क्रेडिट जाता है वो जाता है विलियम क्रूक्स और जे थॉमसन। आप देख सकते हैं किसी बिल्कुल बोल सकते हैं ना कि भैया कोई ठाकुर टाइप का इंसान हो, बड़ी बड़ी मूछों को ताव देके चलते हैं। तो जो हमारे विलियम क्रूक्स है ना और जे थॉमसन है, इन्हें सीआरटी एक्सपेरिमेंट का मतलब बेसिकली इनको क्या माना जाता है, मेन माना जाता है। अब अगर आप कंफ्यूज ना हो उसके लिए भी मैंने आपको बता दिया कि फैराडे ने क्या बताया था, इन्होंने इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का, गैसेस के अंदर जो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन होता है उसके बारे में बात करी थी। और विलियम क्रूक्स ने क्या किया था कि वो जो ग्लास ट्यूब, जो कैथोड रे ट्यूब जो फैराडे ने बनाई थी, उन कैथोड रे ट्यूब को मतलब क्या बोल सकते हैं कि इंप्रूव किया था। इंप्रूव का मतलब है उन्हें और बेहतर बनाया था। और वही बेहतर बनी हुई कैथोड रे ट्यूब का इस्तेमाल किसने कर लिया था भाई, उसका इस्तेमाल कर लिया था हमारे सर जे थॉमसन ने। तो चलिए हम समझते हैं कि ये कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट क्या है, ये कैथोड रे ट्यूब किस तरह से होती है, ध्यान से देखिएगा। तो ये क्या है, आपको एक ग्लास की ट्यूब होती है, बेसिकली एक कांच का ग्लास होता है बड़ा सा, ठीक है। उस कांच के ग्लास में क्या होता है, सबसे पहले हम एक वैक्यूम पंप लगाते हैं जिसके थ्रू सारी की सारी जो उसके अंदर की एयर है वो सब की सब क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। अरे भैया जब यहाँ पर एयर ही नहीं रहेगी तो क्या एयर का कोई प्रेशर होगा, आंसर है नहीं। समझ में आ रही बात। तो इसीलिए यहाँ का प्रेशर क्या हो जाएगा, वेरी वेरी लो,
बहुत बहुत ज्यादा कम, इतना कम 10 की पावर -2 से 10 की पावर -4 तक, इस लेवल तक इसका टेम्परेचर क्या हो जाता है बेटा, प्रेशर जो होता है बेटा वो डिक्रीज हो जाता है। समझ में आ रही बात। इस कैथोड रे ट्यूब के अंदर 2 इलेक्ट्रोड लगाई, एक इलेक्ट्रोड ये रही इधर और एक इलेक्ट्रोड क्या लगाई, ये रही। इस इलेक्ट्रोड को हमने कनेक्ट किया बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, इस इलेक्ट्रोड को हमने कनेक्ट किया बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। और फैराडे ऑलरेडी बता चुका था कि वो जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ेगा वो क्या है भैया, आपका कैथोड है, और वो जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ेगा वो क्या है हमारा, वो है हमारा एनोड है। कोई दिक्कत वाली बात है। ये बैटरी कितनी थी, बहुत हाई वोल्टेज की, लगभग 10,000 वोल्ट के आसपास की क्या थी भाई, ये बैटरी लगाई थी। विलियम क्रूक की बात कर रहा हूं मैं, थॉमसन की बात नहीं कर रहा हूं, ध्यान सुनिएगा, विलियम क्रूक की बात कर रहा हूं। तो 10,000 वोल्ट के आसपास की बैटरी क्या लगाई थी, यहां पर उन्होंने इस्तेमाल करी थी। कोई दिक्कत वाली बात है, अरे ठीक है चलेगा। इसके बाद में यहां पीछे एक स्क्रीन यूज करते हैं भाई, एक स्क्रीन यूज करते हैं यहां पर पीछे की तरफ, ठीक है, एक स्क्रीन लगा दी जाती है और उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ZNS स्क्रीन, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन है बेसिकली। जैसे ही कोई चार्ज पार्टिकल इससे टकराएगा तो ये ग्लो करेगी, तो ये बताएगी कि चार्ज पार्टिकल यहां पर लग रहा है कि नहीं लग रहा। अरे कोई दिक्कत वाली बात है। तो ये आपका कैथोड रे ट्यूब का क्या होता है भाई, सेटअप होता है। तो इसमें कैथोड रे ट्यूब के सेटअप के अंदर आपको क्या क्या कंडीशन की रिक्वायरमेंट होती है, उन कंडीशन को हम यहां पर देख लेते हैं, देख लीजिएगा। सबसे पहला क्या है कि वेरी लो प्रेशर होता है, 10 की पावर -4 से 10 की पावर -2 तक का, बहुत हाई वोल्टेज 10,000 से ज्यादा के करीब होगा। एक गिलास ट्यूब की होगी जिसके अंदर 2 मेटल के पीस होंगे जिन्हें हम इलेक्ट्रोड बोलेंगे। जिंक सल्फाइड की स्क्रीन का हम क्या करेंगे, यहां पर यूज करेंगे। जैसे ही कोई चार्ज पार्टिकल इससे टकराएगा तो ग्रीनिश अपीयरेंस उसकी यहां पर होती हुई हमको नजर आएगी। अरे कोई दिक्कत वाली बात है, कोई दिक्कत वाली बात है, चलिएगा। अब मेरी बात बड़े गौर सुनिएगा, ठीक है। अब हुआ क्या, अब हुआ ये कि ये आपका सेटअप था, लो मैं यहां पर दोबारा से कर देता हूं। ये आपका क्या था, ये आपका यहां पर सेटअप था, ध्यान से सुनिएगा। ये पीछे क्या स्क्रीन लग रही, ये पीछे लगा रखी है जिंक सल्फाइड की स्क्रीन। किसकी स्क्रीन है भाई हमारी, ये हमारी जिंक सल्फाइड की स्क्रीन, जो कि कैसी होती है, ये होती है हमारी फ्लोरोसेंट स्क्रीन। कैसी होती है भैया, फ्लोरोसेंट स्क्रीन होती है। मतलब यहां से क्या करेगी, ग्लो करेगी। जब भी कोई चार्ज पार्टिकल इससे क्या करता है बच्चों, स्ट्राइक करता है, तो ये क्या करेगी, यहां से ग्लो करती हुई नजर आएगी। बोलो भाई, यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी वाली बात, अरे बोल जाओ, अरे बोल लो भाई, नहीं बोलना क्या। तो यहां तक कोई दिक्कत और कोई परेशानी वाली बात मेरे हिसाब से आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। अरे ठीक है, क्लियर है, चले। जैसे ही विलियम क्रूक ने इस बैटरी को चालू किया, लिसन टू मी वेरी केयरफुली भैया, जैसे ही विलियम क्रूक ने इस बैटरी को चालू किया, ये स्क्रीन अचानक चमकती हुई नजर आई। क्यों चमकी, कहां से चमकी, कुछ आइडिया नहीं लगा। न तो ये पता लगा कि यहां से कुछ निकलकर वहां पहुंचा, न ये पता लगा कि क्या यहां से निकल के कुछ वहां पहुंचा। अंदर एग्जैक्ट क्या हुआ कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन इतना समझ में आया कि बैटरी चालू करने पर कुछ न कुछ तो हुआ है अंदर, जिसकी वजह से स्क्रीन ने क्या करना शुरू कर दिया, ग्लो करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, समझ में आ रही बात। अब दिमाग लगा विलियम क्रूक ने, कहला भैया तो पता लगाना पड़ेगा। यानी ये इधर चमकी है, क्या है, स्क्रीन चमकी है, तो मतलब इस पर कोई ना कोई पार्टिकल आकर के क्या होगा, टकरा होगा। अच्छा गैस भरी पड़ी ना, गैस भरी पड़ी तो बिजली चार्ज करेंगे तो वो गैस भी चार्ज होगी, गैस भी इधर उधर मूव करेगी। तो ये स्क्रीन जो लगी हुई है ये यहां पर लगी हुई है। तो उन्होंने दिमाग लगाया, कहने लगा यार सबसे पहले तो तुम्हें ये पता करना होगा कि ये डायरेक्शन इसकी कहां से कहां पर है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बीच में एक तरीके से बोल सकते हैं ना, ठीक है, एक बीच में बोल सकते हैं कि आप क्या बोल दो कि आपने बीच में कुछ चीज रख दी, क्या बोल सकते हैं, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, अरे यार कुछ भी चीज मान लो, कोई ग्लास ट्यूब के अंदर क्या रख सकते हैं हम, कोई वो गले में यूज नहीं करते पहनने का, वो क्या बोलते हैं, और उसे पेंडेंट कुछ ऐसे बोलते हैं ना, आई थिंक, मतलब समझ गले में कोई लॉकेट मान लीजिएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लो कि यहाँ पर उन्होंने क्या रखा, यहाँ पर उन्होंने बीचों बीच क्या रख दिया, लॉकेट रख दिया। अब इसको रखने का रीजन क्या था, इसको रखने का रीजन बताता हूं अभी क्या था। ठीक है, ध्यान सुनिएगा। इन्होंने बीच में क्या रखा है, यहाँ पर लॉकेट रखा, लो भाई ये रख दिया, क्या ये इसका लॉकेट रख दिया, कोई दिक्कत वाली बात है। अब ये लॉकेट जैसे इन्होंने यहाँ पर रखा, इस बैटरी को दोबारा क्या किया, चालू किया, तो लॉकेट को जैसे ही यहां पर रखा तो इस लॉकेट की शेडो कहां बनती हुई नजर आई भैया, पीछे बनती हुई नजर आई। अब आप एक एक्सपेरिमेंट ध्यान से देखिएगा, मैं देख पा रहा हूं कि वो समझा पा रहा हूं, नहीं यहां से मैं लाइट नहीं दिखा पाऊंगा आपको, नहीं समझा पाऊंगा, ध्यान से देखिएगा। अगर लाइट सामने मेरे फेस पर पड़ रही है, ध्यान सुनिएगा, अगर मेरे ऊपर क्या पड़ रही है, लाइट पड़ रही है, तो मेरी शेडो कहां पड़ेगी, पीछे पड़ेगी, याद रखिएगा, ध्यान सुनिएगा। मैं ऐसे खड़ा हूं, ठीक है, पता नहीं आपको शायद ये दिखाई पड़ेगा, नहीं नहीं दिखाई, पॉसिबल नहीं है दिख पाना, ठीक है, क्योंकि पीछे व्हाइट स्क्रीन है। ठीक है, मैं ऐसे खड़ा हूं, ठीक है।
अगर लाइट सामने से जो वॉल है मेरे पास में वो मेरी तरफ आएगी तो बेटा मेरी शैडो उधर नहीं बनेगी जिस तरफ से लाइट है ना, लाइट मेरी तरफ आएगी, मुझसे टकराएगी और मेरी शैडो कहां बनेगी, पीछे की तरफ बनेगी। इसका मतलब अगर मैं ऐसे, अगर लॉकेट ऐसे रखा हुआ था और लॉकेट की शैडो पीछे बनी तो लाइट कहां से आई, इधर से आई, और इधर क्या मौजूद है भाई, कैथोड मौजूद है। तो विलियम क्रूक ने क्या कहा कि अरे लाला ये तो ये हुआ कि इधर से कुछ रेज निकल करके आती हैं और वो रेज चूंकि कैथोड से निकल कर आई इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया, इसीलिए इसका नाम रखा गया कैथोड रे। समझ में आ रही बात, कैथोड रे नाम ऐसे रखा गया था इसका। बोलो भाई समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात। तो सबसे पहला पॉइंट यही था कि कैथोड रे कहां से निकलती है, सर ये कैथोड से निकलती है। किसकी तरफ को, एनोड की तरफ को निकलती है। अब कैथोड तो नेगेटिव टर्मिनल है तो जाहिर सी बात है ये कैसी रेज होंगी, नेगेटिव। लेकिन साइंटिस्ट जाहिर सी बात पे काम नहीं करते, वो हर चीज का क्या करते हैं, प्रूफ लेकर के आते हैं। अब उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने ध्यान सुनिएगा, पहले पॉइंट समझ में आया कि कैथोड रे ट्यूब क्या है, ये आपके कैथोड से किसकी तरफ चलती है, एनोड की तरफ, स्ट्रेट लाइन में क्या करती है, ट्रेवल करती है। अब चलते हैं हम दूसरे पॉइंट की तरफ। दूसरा पॉइंट हमें समझना है कि सर ये जो कैथोड रे हैं इनकी नेचर कैसी है, ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सीधा सीधा कहा कि भाई देखो मैं एक काम करता हूं कि ये मेरा ग्लास ट्यूब है, इस ग्लास ट्यूब को मैंने इधर से लिया, कोई दिक्कत वाली बात है। एक इलेक्ट्रोड मैंने क्या लगाई, यहां लगाई, और दोनों इलेक्ट्रोड को मैंने किससे कनेक्ट कर दिया, एक अलग बैटरी से, एक्सटर्नल। ये तो है ही ये सिस्टम, और वो क्या कर दिया, वो अलग सिस्टम से क्या कर दिया, हमने कनेक्ट कर दिया। अब ध्यान सुनिएगा, ये रेज निकली, कैसी होंगी भैया, ये हमें नहीं पता सर कैसी है, लेकिन हमें इतना तो पता लग गया कि कैथोड रे से ये हमारी रे निकलती हुई नजर आई। समझ में आ रही बात। जैसे ही यहां पर ये बैटरी चालू करी तो ध्यान दीजिएगा, ये टर्मिनल कौन सा, पॉजिटिव, ये टर्मिनल कौन सा, नेगेटिव। अरे मास्टर तुझे कैसे पता, क्योंकि ये बैटरी का नेगेटिव और ये बैटरी का क्या हो गया, पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव एनोड है, पॉजिटिव क्या हो गया, कैथोड हो गया। तो जैसे ही बैटरी चालू हुई तो ये जो कैथोड रे यहां से निकल रही थी ना भाई, ध्यान सुनिएगा, ये किस तरफ को अट्रैक्ट हो गई, डिफ्लेक्शन शो कर रही है, ये पॉजिटिव की तरफ को डिफ्लेक्ट कर रही है। तो मतलब दिमाग लगाओ भाई, अगर कोई चीज पॉजिटिव की ओर डिफ्लेक्शन शो कर रही है तो खुद कैसी होगी भाई, वो नेगेटिव नेचर की होगी। तो याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद में उसने क्या बताया, उसके बाद में उसने रखा यहां पर, अच्छा एक चीज और देखिएगा, यहां से वो एक चीज और समझ गया, क्या समझ गया, कि इनकी वेव नेचर नहीं है, पार्टिकल नेचर है। कैसे, ध्यान सुनिएगा, अगर यहां पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड रखा, ठीक है, क्या रखा ये, अगर यहां से आपने क्या रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड रखा, तो जो आपकी, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, ये अगर आपकी क्या होती, अगर आपकी ये वेव होती, क्या होती है भैया, ये अगर आपकी ये वेव नेचर को शो करती है, तो वेव नेचर इलेक्ट्रिक फील्ड में डेविएट नहीं होती। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ना ही पॉजिटिव फील्ड में डेविएट होती है और ना ही नेगेटिव फील्ड में डेविएट होती है। लेकिन इनका डेविएशन इस बात की ओर प्रूफ कर रहा है कि ये वेव नेचर नहीं है, ये मटेरियल पार्टिकल नेचर को शो कर रही है। समझ में आ रही बात। तो ये पॉइंट आपने क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। उसके अलावा इन्होंने क्या किया, उसके अलावा इन्होंने ये किया कि भैया बीच में कोई क्या रखा, बीच में इन्होंने कोई मेटल का टुकड़ा रख दिया, इसके ऊपर क्या डाली कि रेज पड़ी, जैसे रेज पड़ी तो इसमें क्या जनरेट हुई, हीट जनरेट हुई। तो हम बोल सकते हैं कि कैथोड रे ने क्या जनरेट किया, हीटिंग इफेक्ट को जनरेट किया। ठीक है, गैस भरी हुई है इसके अंदर, आप बोलो सर गैस तो थी नहीं, वैक्यूम। अबे हीलियम जैसी बहुत हल्की गैस यहां पर भरी गई थी। तो ये क्या है हमारे, ये हमारे गैस के पार्टिकल हैं, न्यूट्रल है कि नहीं है, अरे बोलो भाई। अब जैसे कैथोड रे इनसे टकराई तो इनसे क्या बाहर निकला, इलेक्ट्रॉन बाहर निकला। अब ये पार्टिकल न्यूट्रल है, इससे एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, तो पार्टिकल कैसा हो गया, पॉजिटिव, मतलब गैस कैसी हो गई हमारी, आयोनाइज्ड हो गई। तो कैथोड रे के अंदर एबिलिटी थी कि ये क्या कर सकती थी, ये गैस जो इसके अंदर भरी हुई थी उसको आयोनाइज करने का काम कर सकती थी। एक पॉइंट और समझते हैं कि मान लो हमने, आपने देखा ना छोटे से बच्चों का पंखा आता है, वो उसमें इस तरह से फैन लगा हुआ होता है, वो तेज लेके दौड़ते हैं तो वो क्या करता है, रोटेट करता है। तो इन्होंने मान लो बीच में क्या रख दिया, यहां पर बीच में यहां पर एक तरीके से एक यहां पर घूमने वाला फैन लगा दिया। जैसे ही इन पर रेज पड़ती है तो इसने क्या शुरू करा, इसने मोमेंट शो करा, मतलब यहां पर ये वर्क डन कर रही है, मोमेंटम शो कर रही है, एनर्जी है इनके अंदर। तो ये सारे के सारे पॉइंट जो मैंने आपको बताए हैं, तो इस पॉइंट का कंक्लूजन बेटा मैंने यहां पर रख दिया। ये मिक्स है, कुछ इसमें से विलियम क्रूक ने नहीं बताया, कुछ विलियम क्रूक ने बताया, कुछ जे थॉमसन ने बताया। तो दोनों का मिक्स एक्सपेरिमेंट मैंने यहां पर कर दिया, याद रखिएगा। ठीक है, तो क्या है भैया, सबसे पहली बात है ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, कहां से कहां होती है, कैथोड से एनोड की तरफ। कैसे पार्टिकल है भैया, निगेटिव चार्ज होती है, याद रखिएगा। उसके अलावा मैंने बोला ना कि पार्टिकल की मिलकर के बनी है, किसकी बनी है भैया, पार्टिकल की। और पार्टिकल है तो एनर्जी भी होगी और मोमेंटम भी होगी। प्रूफ कैसे किया, बीच में एक व्हील रख दिया छोटा सा, वो क्या हो गया भाई, रोटेट हो गया। उसके अलावा हीटिंग इफेक्ट, अरे कोई मेटल का टुकड़ा रखेगा, गर्म हो गया तो मतलब हीटिंग इफेक्ट शो कर रहा। डेविएट हो रही किसके अंदर, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डेविएट हो रही। और डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की किधर को होगी भैया, कैथोड रे ये डिसाइड करेगी कि कैथोड रे क्या है, नेगेटिवली चार्ज है मतलब। और इलेक्ट्रॉन, ध्यान सुनिएगा, ये
इलेक्ट्रॉन यहां पर नहीं लिखना चाहिए था, हुआ। अभी मैंने आपको क्या बताया कि कैथोड रे थी आपकी, इधर से कैथोड रे निकल कर आई, ये पॉजिटिव था तो ये डेविएट हुई किसकी तरफ को, पॉजिटिव फील्ड की तरफ को क्या हो रही है भैया, डेविएट हो रही है। मतलब ये क्या शो कर रही है भैया, ये शो कर रही है कि इनकी नेचर कैसी है, नेगेटिव चार्ज है, एक्सरे को प्रोड्यूस कर सकती है, उसके अलावा गैस को क्या कर रही है, आयोनाइज कर रही है। ठीक है, तुम गैस इसके अंदर कोई सी भर लो, इलेक्ट्रोड आप इसके अंदर क्या ले लो, कोई सी भी ले लो, इसकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी। ये आपका क्या है, ये आपकी यहां पर कहानी फिक्स है। अब विलियम क्रूक ने सारे पॉइंटर नहीं बताए इसमें, विलियम क्रूक ने जैसे बता दिया स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही, ठीक है, ये विलियम क्रूक ने बता दिया कैथोड एनोड से हीटिंग इफेक्ट शो कर रही, पार्टिकल नेचर है, बेसिकली ये किसने बता दी, ये बता दिया आपके विलियम क्रूक ने, और बाकी के तीनों पॉइंट इसने बता दिए, ये बता दिया आपके जे जे थॉमसन ने, इसलिए कंबाइनली इनको कहा गया। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, ये तो पता लग गया ना कि ये जो आपकी रेज निकल कर आई, ये बेसिकली छोटे छोटे पार्टिकल से निकल करके आ रही है। देखो ये छोटे छोटे पार्टिकल से जूम करने पे ऐसे पता लगा। तो और जे जे थॉमसन ने कहा कि ये जो बेटा एक पार्टिकल है ना, ये पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, और इसी को हम क्या नाम देते हैं, इसी को हम इलेक्ट्रॉन का नाम देते हैं। इसीलिए जे जे थॉमसन को हम इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का क्रेडिट इनको दिया जाता है। ठीक है, देखो इन्होंने कहा कि जो कैथोड रेज है ना वो पार्टिकल नेचर है, वो तो मालूम चल चुका था तब तक। उसी पार्टिकल, वो पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, और उसी को हम क्या बोलते हैं भैया, उसी को हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो जे जे थॉमसन की डिस्कवरी है किसको लेकर के भाई, इलेक्ट्रॉन को लेकर के, और यहां से जैसे ही इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी होती है तो ये हाइपोथेसिस जॉन डाल्टन का क्या, कि भैया आपका मैटर जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम से मिलकर बनता है, ये तो ठीक है, लेकिन एटम्स आर इनडिविजिबल, ये वाली बात क्या हो गई भाई, गलत हो गई। अरे कोई दिक्कत वाली बात है। तो ये क्या थी कहानी, ये थी हमारे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी को। उसके अलावा जे जे थॉमसन को और क्यों भैया सर लग गया था इसके नाम के आगे, बाद में सर जे जे थॉमसन बोलने लग गए थे। उसके अलावा और क्या किया, उसके अलावा इन्होंने E/m का रेशियो निकाल के दिया। E/m का रेशियो उन्होंने मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्शन के बेसिस पर किया। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, क्लियर है कि E/m का रेशियो जे जे थॉमसन ने कैसे निकाला। ठीक है, तो आज हम केवल बेटा इतना ही रखते हैं। कल की क्लास में मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा पहले बता दे रहा हूं। कल की क्लास में एक तो इलेक्ट्रॉन का E/m रेशियो, इलेक्ट्रॉन का मास, उसका चार्ज, ये सारी चीजें बताऊंगा आपको। उसके बाद में एनोड की डिस्कवरी, एनोड रेज के बारे में, यानी कि प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई, फिर न्यूट्रॉन की कैसे डिस्कवरी हुई, इस तीनों के तीनों को मैं कल बता करके आपका क्या कर दूंगा, कल ये पोर्शन यहां पर कंप्लीट हो जाएगा। और परसों की क्लास में आपका चलेगा आपके जो ये मॉडल हैं, एटॉमिक जो मॉडल होंगे, आपका प्लम पुडिंग मॉडल है, रदरफोर्ड का मॉडल है, सारे के सारे मॉडल्स हम कहां पढ़ेंगे, परसों की क्लास में पढ़ेंगे। तो उम्मीद है भाई आपको पहला लेक्चर समझ में आएगा। समराइज में कर देता हूं। समरी क्या है, बेसिकली समझिएगा कि मैटर एटम से मिलकर के बना है। एटम के छोटे छोटे पार्टिकल को जो डिविजिबल फर्दर छोटे नहीं हो सकते उसे हम एटम बोलते हैं। मैटर के पार्टिकल को सॉरी उसे हम क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। एटम को फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। एटम को ध्यान में रखते हुए जॉन डाल्टन ने 1808 में एक थ्योरी दी कि एटम को ना तो बना सकते हैं ना नष्ट कर सकते। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को बताया उसने। लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन को, कॉम्बिनेशन को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो दो लॉ को छोड़ करके एक गेलुसेक लॉ और एक एवोगैड्रो लॉ, जिन्हें लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम के नाम से जाना जाता था, इनको छोड़ करके सारे के सारे लॉ को क्या करते थे, फॉलो करते थे। उसके अलावा जॉन डाल्टन ने यह भी बोला कि एक एलिमेंट में एक टाइप के एटम होंगे और उनकी सभी की प्रॉपर्टीज, मास, साइज वगैरह सब सेम होगा। अलग अलग एलिमेंट के एटम क्या होंगे, अलग अलग टाइप के होंगे। इनका एक्सेप्शन आइसोटोप और आइसोबार निकल के आता है। ये आपको क्या रखना है भैया, याद रखना है। पिक्चर में कौन आए, पिक्चर में आए विलियम क्रूक्स और जे जे थॉमसन। इन्होंने क्या किया, सीआरटी ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया, और सीआरटी ट्यूब एक्सपेरिमेंट में इन्होंने जो इन्फॉर्मेशन यूज करी वो किसकी करी भाई, इन्होंने वो जो इन्फॉर्मेशन यूज करी बेटा वो यूज करते हैं फैराडे के बारे में, जिसमें उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी और मैटर के बीच में कनेक्शन को बताया था, उसको इन्होंने यूज किया। समझ में आ रही बात। तो ये चीज आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। और उसके बाद में उन्होंने कुछ पॉइंट दिया कि कैथोड रे मतलब कैथोड से एनोड की तरफ को जा रही है, नेगेटिवली चार्ज होती है, अलग अलग एक्सपेरिमेंट के, हीटिंग इफेक्ट उसके पास में है, पार्टिकल नेचर शो करती है, आयोनाइज कर सकती है गैस को, एक्सरे प्रोड्यूस कर सकती है, उसके अंदर मोमेंटम है, एनर्जी है, डेविएट हो सकती है हमारे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में। इलेक्ट्रिक फील्ड के डेविएशन से इसकी नेचर का पता लगा। जब हमने अलग से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड किया तो ये पॉजिटिव फील्ड की तरफ को क्या हो गई, अट्रैक्ट हो गई, मतलब पता लगा ये खुद क्या हो गई, हमारी नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। और फिर जे जे थॉमसन ने और इलेबोरेट करके बताया कि ये जो वेव है, ये इसके अंदर ये जो रेज है, ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बनती है। और आज हम उन्हीं पार्टिकल को किस नाम से जानते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। पूरे लेक्चर की क्या थी हमारी समरी थी। तो कल की क्लास में हम आपको इलेक्ट्रॉन के फर्दर E/m रेशियो के बारे में हम बात करेंगे, और हम प्रोटॉन की डिस्कवरी और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हो उसको भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो उम्मीद है भैया आज का लेक्चर आपकी समझ में आया होगा। तैयारी बहुत अच्छे से कर दीजिएगा भैया, ठीक है, क्योंकि नीट का पैटर्न फिर वही पुराने वाला चला गया। लेवल भी मुझे उम्मीद है इस बार के लेवल क्या रहेगा, हार्ड आएगा। ठीक है, तो 2024 में काफी बेइज्जती, काफी किरकिरी कराने के बाद में एनटीए फाइनली कुछ सुधार लेकर आ सकता है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज का। ठीक है, और इसी के साथ आज के हमारे मुख्य समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।